ये कहानी है ढोलकपुर की, जहां हरिराम के घर कुछ लोग उसकी बेटी का हाथ मांगने आते हैं। देखो भाई हरिराम, हमको तुम्हारी लड़की पसंद है, अब तुम बताओ क्या कहते हैं। मेरे लिए भला इससे अच्छी बात और क्या होगी। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप कुछ लेन देन की बात हमारे आगे रख दें, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूं। मैं आपको सिर्फ अपनी लड़की ही दे सकता हूं, ना कि दहेज। अरे आप चिंता क्यों करते हो, हमें भी दहेज प्रथा पसंद नहीं है। हमें तो बस आपकी बेटी चाहिए जो कि हमारे घर को संभाल सके। भाई साहब, आप जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, वरना आज के समय में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना दहेज के शादी कर रहा हो। देखो भाई, हम उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हैं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि जो आप पर थोड़ा बहुत बने अपनी बेटी के लिए वो उसे दे देना। वो क्या है कि हमारे घर में बर्तन बहुत पुराने हो चुके हैं, तो आपकी बेटी अगर पुराने बर्तनों में खाना खाएगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। और आजकल गर्मी बहुत है, तो आप अपनी बेटी के लिए एक पंखा दे देना। अब यहाँ से हमारा घर भी काफी दूर है, तो मैं चाहता हूँ कि उसे अपने यहाँ आने जाने में कोई समस्या ना हो। तो आप अपनी बेटी के लिए उसे एक मोटरसाइकिल दे देना और कुछ छोटा मोटा सामान अपनी बेटी के लिए देना। चाहे तो हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि ये सब तो आपकी बेटी के लिए ही तो है। चलो ठीक है राजपाल जी, मैं आपको जल्द ही संदेशे के जरिए बता दूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, पर थोड़ा जल्दी अपना विचार विमर्श करके हमें बताइएगा, क्योंकि हमारे लड़के के लिए रिश्तों की लाइन लगी पड़ी है। पर हमें तो एक संस्कारी लड़की की जरूरत थी, जिस वजह से हम आपके यहाँ आए हैं। वरना हमारे बेटे के लिए तो लोग लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं। इतना कहकर वे लोग वहां से चले जाते हैं। पिताजी, इन लोगों ने तो हमसे मना किया था कि दहेज नहीं लेंगे, फिर भी इन लोगों ने इतना कुछ मांग लिया। मुझे ये लोग सही नहीं लगते। इतना सब कुछ बेटी के सुख के लिए, इतना सब कुछ मांगकर इनको जरा भी लज्जा नहीं आई। पर बेटे, तुझे तो पता है पहले ही बहुत से रिश्ते निकल चुके हैं। इस जमाने बिना दहेज दिए शादी करना नामुमकिन है। अगर हम दहेज नहीं देंगे तो हमारी बेटी ऐसे ही कुंवारी ही रह जाएगी। फिर ये लोगों ने तो जो भी मांग वो हमारी बेटी के सुख के लिए ही तो मांगा है, और इससे अच्छा रिश्ता भला हमें कहाँ मिलेगा। लड़का शहर में अच्छी तनख्वाह में काम करता है, वो हमारी नेहा को खुश रखेगा। इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है भाग्यवान? मेरे हिसाब से तो आप सही कह रहे हो। हमारी बेटी के लिए कितने रिश्ते वाले आ गए, मगर दहेज की वजह से सब ने मना कर दिया। अब नेहा की उम्र भी बढ़ती जा रही, हम और कितने दिन नेहा को घर पर रखेंगे। एक ना एक दिन तो इसका गोना करना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो शायद ही इससे अच्छा रिश्ता हमारी के दोबारा नहीं मिलेगा। माँ और पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। हम इस समय शादी के लिए जमींदार से अपनी जमीन को गिरवी रखकर कुछ पैसे ले लेते हैं। शादी के बाद मैं काम कर कर सारा कर्ज चुका दूंगा। आप लोग बस कीजिए, मुझे कोई शादी नहीं करनी। मेरी वजह से आप लोगों को इतना कष्ट झेलना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं शादी ही नहीं करूं तो अच्छा है। उन लोगों ने दहेज की मना करके कितना सामान मांग लिया, और एक आप जो उनकी बातों में भी आ गए। मुझे तो ये लोग कुछ सही नहीं लग रहे हैं। तू चुप कर, तू कुछ नहीं जानती। अभी तू इतनी बड़ी नहीं हुई जो इन सब चीजों को समझ सके, और तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब कुछ संभाल लेंगे। फिर करण पैसों की व्यवस्था करने के लिए जमींदार के यहाँ चला जाता है और उससे पैसे उधार मांग लेता है। फिर वे लोग नेहा की शादी कर देते हैं। उसके बाद करण पैसे कमाने के लिए शहर निकल जाता है। एक दिन नेहा पति उसे कहता है, नेहा, मुझे शादी के लिए जो छुट्टियां मिली थी वो पूरी हो चुकी हैं। अब मुझे काम पर दोबारा जाना होगा। अगर आप चले जाएंगे तो फिर मेरा मन यहाँ कैसे लगेगा। आप भी मुझे अपने साथ ले चलो ना। मैं तुम्हें अभी अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि अभी मुझे वहां शिफ्ट होने में समय लगेगा। जैसे ही मैं वहां पर अच्छे से शिफ्ट हो जाऊंगा तो फिर तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगा। जैसा आपको अच्छा लगे, पर जितना जल्दी हो सके अपने रहने की व्यवस्था कर लेना। इसी बहाने मुझे भी शहर घूमने का मौका मिल जाएगा। फिर राजू शहर की ओर निकल जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन नेहा की सास उसके पास आकर कहती है, सुनो बहू,
अब होली का त्योहार आने वाला है, तो हमारे यहाँ एक रिवाज है। जब भी कोई शादी के बाद नया त्योहार आता, तब लड़की वालों की तरफ से कुछ खिलौने व मिठाइयाँ आती हैं। तो तुम अपने घर खबर कर देना कि त्योहार से पहले कुछ मिठाइयाँ हमारे यहाँ भिजवा देना और थोड़ी अधिक भिजवाने की कह देना, जिससे उन्हें अपने मोहल्ले में बंटवा सकूं। और मिठाई अच्छी गुणवत्ता की भिजवाने की कह देना, वरना कल को ये मोहल्ले वाले हमको ताने मारेंगे। ठीक है माँ जी, मैं त्योहार से पहले ही संदेश भिजवा दूंगी। एक दिन नेहा बाजार से सामान लेने जाती है तो उसे वहीं उसके पिता मिल जाते हैं। कैसी हो बेटा? और तुम बाजार में सामान लेने आई हो? दामाद जी कहाँ पर हैं? वो पिताजी, उन्हें शहर में काम आ जाने की वजह से जाना पड़ा और अच्छा हुआ मुझे यह मिल गए, वरना मैं तो घर आने वाली थी। क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो ससुराल में? हाँ पिताजी, सब ठीक है। वो सासू माँ ने आपसे कहने को कहा था कि ये पहला त्योहार आने वाला। शादी के बाद तो वे कह रही थीं कि उनके यहाँ एक रिवाज है, पहले त्योहार पर बहू के यहाँ से मिठाई आती, तो उन्होंने मुझे यह बात आपसे कहने को कहा था। हाँ बेटा, ये रिवाज तो है। मैं त्योहार से पहले मिठाइयाँ भिजवा दूंगा, तुम चिंता मत करना। पिताजी, आप समझे नहीं, मुझे चिंता इस बात की है। मेरी सास ने पूरे मोहल्ले के लिए मिठाई बांटने को कहा है और इसके लिए लगभग 1-2 कुंतल मिठाई की आवश्यकता पड़ेगी। इतनी सारी मिठाई भला कोई मंगवाता है क्या? चल तू घर जा, तेरी सास तेरा इंतजार कर रही होगी। मैं कुछ न कुछ कर मिठाई की व्यवस्था करता हूँ। फिर नेहा के पिताजी घर जाकर उसकी माँ को सारी बातें बताते हैं। क्या इतनी सारी मिठाई हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं, और इस समय करण भी तो यहाँ नहीं है। फिर हम कहाँ से इतनी मिठाई का बंदोबस्त करेंगे? मुझे लगता हमें अब जमींदार से ही तोड़ बहुत पैसे लेकर नेहा के घर मिठाई भिजवानी पड़ेगी, वरना उसकी सास उससे भला बुरा सुनाएगी। मैं नहीं चाहता हमारी वजह से कोई भी हमारी बेटी को भला बुरा सुनाए। हाँ, आप ये बात तो सही कह रहे हो, मगर जमींदार कहीं हमको पैसे देने से मना नहीं कर दे, क्योंकि उसका पहला कर्ज भी तो हमारे ऊपर पड़ा है। इधर करण का भी कोई संदेश नहीं आया है, पता नहीं किस हालत में होगा। पर हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रखे यूं ही तो नहीं बैठ सकते। मुझे कुछ भी करना पड़े, मगर मैं नेहा के घर पर मिठाइयां जरूर भेजूंगा। फिर हरिराम जमींदार के घर की तरफ निकल जाता है और जमींदार से पैसे मांगता है। जमींदार, मुझे इस समय कुछ पैसों की आवश्यकता है, कृपया कर इस बार आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दें। तुम्हें पता भी या भूल गए, तुम्हारे पास मेरा पहले से बहुत कर्ज बकाया है, वो तो तुम पर अभी तक चुका नहीं और दोबारा आ गए। पैसे मांगने में तुझे एक भी पैसा नहीं दूंगा। पहले मेरा कर्ज चुकाऊं, बाद में ले जाना तुमको जितने भी पैसे चाहिए, मगर उससे पहले मैं तुम्हें एक भी फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। जमींदार जी, मेरा बेटा करण शहर गया है, वो जैसे ही शहर से आ जाएगा तो मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मैंने तुमसे एक बार कह दिया, फिर क्यों मेरा दिमाग चाट रहे हो? पहले मेरा पूर्ण हिसाब बराबर करो, उसके बाद ही मैं तुमको पैसे दूंगा। तभी वहां हरिराम का बेटा करण आ जाता है। जमींदार जी, थोड़ा जवान सवाल कर बात करिए, और हाँ, ये लो तुम्हारे सारे पैसे ब्याज सहित। चलो पिताजी, आपको यहाँ से पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। करण बेटे, तू इतने दिनों से कहाँ रह गया था? ना तो तेरा कोई चिट्ठी आई, ना कोई सूचना। चल अब घर चलते हैं। और घर पहुंचकर उसकी माँ उससे कहती है, बेटे, तू तो शहर जाकर हमें भूल ही गया था। पता है तेरे बिना लोगों की क्या हालत हो गई थी? इधर नेहा के परिवार वालों ने 1-2 कुंतल मिठाई मांगी है। बस इतनी बात माँ जी, मैं नेहा के घर पर पूरे 3 कुंतल मिठाई भिजवा दूंगा। इतना काफी तो होगा उनके लिए। आपको पता है मेरा शहर में व्यापार जम गया है, अब हमें किसी भी चीज को की जरूरत नहीं है। बस भगवान की कृपा से ऐसे मेरा व्यापार चलता रहे। माँ जी, वो वक्त गया जब हम गरीबी में जिया करते थे। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। करण के माता पिता ऐसी बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं। और अगले दिन नेहा के ससुराल करण मिठाइयाँ भिजवा देता है। नेहा की सास इतनी सारी मिठाइयों को देखकर तंग रह जाती है और अपने मन में, इतनी सारी मिठाई बहू के घर वाले तो बहुत गरीब हैं, फिर
इतनी मिठाई की व्यवस्था कह के उन्होंने। ऐसा सोचकर वो वहां से चली जाती है। इधर नेहा भी इतनी मिठाइयों को देखकर हैरान रह जाती है। अब पता नहीं पिताजी ने इतनी मिठाइयों को भेजने के लिए कितने लोगों से कर्जा लिया होगा बेचारे। मेरे लिए कितना दुख उनको झेलना पड़ रहा है। कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है। फिर एक दिन नेहा अपने घर आ जाती, अपने माता पिता से मिलने। माँ, ये किसका है? और यहाँ तो हमारा घर था ना, फिर वो कहाँ है? कहीं आपने कर्जा चुकाने के लिए अपना घर तो नहीं बेच दिया? तभी वहां पर करण आ जाता है। अरे तू कैसी बातें कर रही है? हमने अपना कोई घर नहीं बेचा, बल्कि उसे तोड़कर उसकी जगह ये नया घर बनकर तैयार कर लिया है। हाँ, बेटी करण सही कह रहा है। अब हमारे पास भी बड़ा घर पूरे ऐसो आराम है, पर उसके लिए तुम्हारे भाई ने बहुत मेहनत की थी शहर में। और तेरे घर पर जो मिठाइयाँ भिजवाई थी वो करण ने ही भिजवाई थी। माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ वरना मुझे तो बस यही चिंता सताई जा रही थी मिठाइयों के लिए। अब पता नहीं पिताजी ने किसी पैसे उधर आई होंगे, पर अब जाकर मेरे दिल को सुकून मिला है। आखिर अब जाकर भगवान ने हमारी सुनी है। ऐसा घर हमारे पूरे गांव में भी नहीं है। हाँ बेटी, ये सब उस ऊपर वाले की महिमा है, जिसने हमारी मजबूरी को समझा और हमें आज ये सब खुशियाँ दी। अरे गीता बहन, तुम्हें पता भी है या नहीं, तुम्हारे बहू के पियर वाले अब बहुत अमीर बन गए हैं। उन्होंने पूरे गांव में सबसे बड़ा मकान बनवाया है, जो कि आसपास के गांव में भी ऐसा मकान नहीं है। मैंने सुना था कि तुम्हारी बहू का जो भाई है वो शहर से बहुत पैसे लाया है और वो शहर में बहुत बड़ा कारोबार संभाल रहा है। तुम ये क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ नहीं आया। हाँ गीता बहन, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अपनी बहू से ही पूछ लेना। शायद तुम सही कह रही हो। कल तक तो उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, और अब मेरे एक कहने पर उन्होंने हमारे लिए इतनी सारी मिठाइयाँ भेज दी। मुझे तो तभी से संदेह हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा किसी कर्ज लेकर भिजवा दी होंगी। पर अब मेरे समझ में आई बात। अब देखो मैं कैसे उनसे पैसे और निकलवाती हूँ। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और अपने मायके से अपने पियर आ जाती है। तभी उसकी सास, बहू, मेरे जेवर कहाँ? मैंने सारा घर छान लिया, मगर मुझे जेवर नहीं मिले। अब माँ जी, आपके जेवर तो हमेशा आपकी अलमारी में ही तो रखे रहते हैं, फिर भला उन्हें कौन ले जाएगा? माँ जी, आप ही बताओ, भला मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करूँगी? तू झूठ बोल रही। मुझे अच्छे से पता है कि जेवर तूने ही चुराए हैं। मैंने कोई जेवर नहीं चुराए, मेरी बात का विश्वास करो। विश्वास? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तूने ही मेरे घर सारे जेवरात चुराकर अपने मायके भेज दिए हैं। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते समय? तभी तो मैं सोचूं, आखिर उन भिखारियों के पास कल तक तो एक भी पैसा नहीं था, फिर आज इतने अमीर कैसे बन गए? सासू माँ, आप बेकार में मुंह पर इतना बड़ा आरोप लगा रही हो। और रही बात एपीजे की, तो वो भैया शहर से लाए हैं कमाकर। नेहा की सास उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करती है और उसे घर से निकाल देती है। बेचारी उदास चेहरे के साथ अपने मायके वापस आ जाती है। सारी घटना के बारे में अपने परिवार वालों को बताती है। तू बिल्कुल चिंता मत करना बेटा, मैं तेरे भाई को साथ लेकर जाऊंगा उनके घर। आखिर वो ऐसी कैसे इतना बड़ा इंजन तुझ पर लगा सकते हैं? ये क्या है समधी जी, आप मेरी बेटी पर बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा इंजाम कैसे लगा दिया? आपको नहीं पता, मेरे सारे के सारे गहने और जेवर चुराकर उसने आपको दे दिए। फिर भी आप लोगों की इतनी हिम्मत की तो डर देनी पड़ेगी। चोरी कर कर उल्टा चोर हमको ही पत्कारने आया है। आप इतना सब कुछ कैसे कर सकते मेरी बेटी के साथ, जबकि उसने ऐसा कुछ किया नहीं? मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुम लोग अपने नेहा की शादी को बचाना चाहते हो तो मुझे मेरे गहने वापस कर दो, नहीं तो उनके बदले मुझे पैसे दे दो। तभी मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर में जगह दूंगी, वरना अपने पास ही रखो अपनी बेटी को। देखो, ऐसा आप समझ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। मेरी बहन के नहीं कर सकती, उसे हमने कभी भी ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। और रही पैसों की बात, तो ये बात पूरा गांव जानता है कि मेरे पास इतने पैसे शहर में काम करने की वजह से आए हैं। मुझे जो बात कहनी थी वो मैंने आपसे कह दी।
अगर अब आप अपनी बेटी की शादी को बचाना चाहते हो तो मुझे पूरे पैसे देने होंगे, वरना कोई जरूरत नहीं है। अपनी बेटी को अपने पास रखो। ठीक है, मैं जल्द ही आपके सारे पैसे दे दूंगा। करण बेटे, तू ये क्या कह रहा है? आप चिंता मत करिए और मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगले दिन करण अपने बहन नेहा को लेकर उसके पियर चला जाता है और उसकी सास को पैसे दे देता। पैसों को देखकर सास बहुत खुश होती है। यही ना बात, मैंने आज अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके इतने सारे पैसे कमा लिया, वो भी बिना किसी मेहनत के। अब देखो मैं इनकी बेटी के नाम पर इनसे और कितना कुछ निकलवाती हूँ। थोड़ी देर करण पुलिस को लेकर वहां आ जाता है। ये क्या है करण बेटे, यहाँ ये पुलिस क्या कर रही है? क्या कोई बात हुई है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। बस वो आपके जेवर चोरी हो गए थे, उसकी छानबीन के लिए मैंने ये पुलिस बुलाई है। अब हमारे घर पर तो छानबीन हो चुकी है, पर इन्हें कोई गहने व जेवर नहीं मिले। अब ये आपके घर तलाशी करने के लिए आए हैं। पर बेटे, हमारे घर पर कहाँ से आए गहने? वो तुम्हारी बहन ने हमारे घर से चुरा लिए थे ना, और अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसके पैसे मुझे देकर गए थे। अब उसका पता लगाना तो पुलिस का काम है, न कि हमारा। नेहा की सास बहुत मना करती है, लेकिन पुलिस के आगे उसकी एक न चली और पुलिस सीधे उसके घर के अंदर जाकर तलाशी करती है तो गहने उन्हें वहीं पर मिल जाते हैं। ये गहने यहाँ कैसे आए? मुझे इसके बारे कुछ नहीं पता। आप इतना नीचे गिर जाओगी माँ जी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सारे गहने और जेवर आप ही के पास थे, लेकिन आपने हमसे पैसे निकलवाने के लिए झूठ बोला। आपको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। अगर आपकी भी कोई बेटी होती तब उसकी सास उसके साथ ऐसा व्यवहार करती तो आपको कैसा लगता? आपने जो जो सामान मांगा हमसे, वो सारा सामान हमने आपको दिया, फिर भी आप अपनी हरकत से बाज नहीं आई, तो मजबूरन मुझे पुलिस का सहारा लेना पड़ा। अपनी बेटी को ससुराल में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए एक पिता कहाँ से पैसे मांगकर अपनी बेटी के ससुराल वालों की सारी मांगे पूरी करता है। फिर भी आप जैसे लोग उनकी लाचारी का लगत फायदा उठाते हैं। इतना सुनकर नेहा की सास का मुंह शर्म से झुक जाता है। नेहा बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, शायद मैं माफी लायक नहीं हूँ। अगर आज मेरे पास एक बेटी होती तो मैं भी शायद ऐसा कदम नहीं उठाती। मैंने दहेज के लालच में आकर तुझसे क्या क्या नहीं करवाया हो सके, तो अपनी इस माँ को माफ कर देना। मैं आगे से कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी और एक बेटी की तरह ही प्यार करूंगी। बस एक बार अपनी इस अभागन माँ को माफ कर दे। उसे अपनी गलती के एहसास हो जाता है और वह सबसे माफी मांगने लगती है। फिर नेहा भी अपनी सास को माफ कर देती है और उसकी सास को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है।